जय हिंद मेरे साथियों। अब हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा का फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का पेपर। तो देखिए मेरे दोस्तों, हम इसमें जो सबसे पहले हल करेंगे वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी भूमिगत जल निकास की विधि नहीं है। माने निम्न में से कौन सी जो चीज़ है वो भूमिगत जल निकास की एक विधि नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा कट आउट ड्रेन्स। ठीक है। अब देखते हैं जल निकास की अधिक आवश्यकता पड़ती है। माने ऐसी कौन सी मृदाएं हैं जिनमें जल निकास की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें हो जाएगा आपका चिकनी मिट्टी, क्योंकि चिकनी जो मिट्टी रहती है, चिकनी मृदा, उसमें क्या रहता है, वो भूमि में जल का अवशोषण नहीं करती है। चिकनी मृदा जल का अवशोषण नहीं करती है, उसमें जल भराव की समस्या जल्दी होती है। इसलिए जल निकास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता कहाँ पर होगी, चिकनी मिट्टी में। अब देखिए जल निकास करने से भूमि में जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल निकास करने से भूमि में जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, हम सभी जानते हैं जल निकास के हम जो लाभ पढ़ते हैं उसमें से क्या होता है, जल निकास करने से भूमि का जल स्तर घटता है, लाभदायक जीवाणु की रिसलता बढ़ती है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जल निकास करने से भूमि का जल स्तर घटता है। ठीक है। अब देखिए हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल है, तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी सनई। सन जैसे बोलते हैं, ये जो विद्यार्थी ने ज्वार पर टिक किया है वो उसने गलत कर दिया है, ये नहीं है। इसमें सही जो होगा वो क्या होगा, सनई। मैंने जिस बच्चे से पेपर लिया उसने क्या किया है, ज्वार, जबकि ये नहीं है। वो सही प्रश्न का उत्तर क्या होता है, सनई होता है। ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश में कंपोस्ट खाद की विकसित की गई विधि, मध्य प्रदेश में कंपोस्ट खाद की विकसित की गई विधि कौन सी है, तो वो कौन सी है, वो है इंदौर विधि। ठीक है, हो गया। अब देखिए निम्नलिखित में से भूमि का जल निकास की विधि नहीं है, तो वो क्या है, कट आउट ड्रेन्स है। जल निकास की अधिक आवश्यकता पड़ती है चिकनी मृदा में, जल निकास करने से भूमि जल स्तर घटता है। हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल वो जो है सनई, और मध्य प्रदेश में कंपोस्ट खाद की विकसित की गई विधि इंदौर विधि। अब देखिए आगे सही विकल्प ही है ये भी कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन या नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है। तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितना होता है, 0.50%, और फास्फोरस कितना रहता है, 0.25%, और फिर पोटास वापस से 0.50%। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 0.50%, माने आधा %। खेत में गोबर की खाद डालने का सर्वोत्तम समय होता है, तो वो क्या होता है, खेत में गोबर की खाद आप जो डालेंगे उसका सही समय क्या होता है, वो होता है वर्षा ऋतु नहीं होता है। बरसात में फसलें खड़ी रहती हैं, आप उसमें खाद कैसे डालेंगे, आपका ना ट्रैक्टर पहुंचेगा ना ट्राली पहुंचेगी। बसंत ऋतु में भी आप नहीं डाल सकते, वर्षा ऋतु में तो पैदल आदमी नहीं पहुंचेगा, बसंत ऋतु भी नहीं होती। शरद ऋतु में भी आपकी उसमें खरीफ की फसलें खड़ी रहती हैं, तो आप शरद ऋतु में भी, माफ़ी चाहता हूँ, शरद ऋतु में आपकी खरीफ की फसल नहीं, शरद ऋतु में आपकी रबी की फसलें खड़ी रहती हैं, इसलिए आप शरद ऋतु में भी नहीं डाल सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि खेत में खाद डाली जाती है कब, फसलों की बुवाई से 1 महीना पहले। खाद कब डाली जाती है, 1 महीना पहले, कम से कम 1 महीना पहले या 4 सप्ताह पहले। तब उत्तर अपना क्या बचता है, वो बचता है खेत में खाद डालने का सर्वोत्तम समय ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोबर की खाद से भूमि में जल धारण क्षमता में क्या होता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है। ठीक है। गोबर की खाद डालने से भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, ये भी ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, सभी जानते हैं यूरिया में नाइट्रोजन 40.6% रहता है। कितना रहता है, 40.6%। तो इस हिसाब से उसमें उत्तर क्या हो जाएगा, 40%। ठीक है। अब देखिए टॉप ड्रेसिंग विधि, माने खाद देने के लिए प्रयोग किया जाता है। टॉप ड्रेसिंग विधि कौन सा, इन्होंने जो खाद लिखा है वो कायदे से उर्वरक होना चाहिए था। टॉप ड्रेसिंग विधि से कौन सा उर्वरक दिया जाता है, तो टॉप ड्रेसिंग माने क्या रहता है, खड़ी फसल में खाद देने को बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। खड़ी फसल में, खेत में खड़ी हुई फसल में खाद देने की विधि को क्या बोलते हैं, टॉप ड्रेसिंग। और जो कि प्रचलित है यूरिया में, किसमें, यूरिया में। यूरिया या तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूरिया को जो है उर्वरकों का राजा बोला जाता है। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होती है, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होती है। देखिए मैं आपको यहीं पे बता दूं, अमोनियम नाइट्रेट में जो है नाइट्रोजन होती है 35%। कितनी, 35%। अब उस हिसाब से आप देखिए
35% तो इसमें से कुछ है नहीं। 38% 3% ज़्यादा हो गया। 30% 5% कम हो गया। अब इसमें से सबसे पास में उत्तर कौन सा दिख रहा है? 33.5%, 30% या 38%? 35% के सबसे पास में कौन सा उत्तर दिख रहा है? वो है 33.5%, क्योंकि ये लगभग 35% से 1.5% कम है। ये 3% ज़्यादा है, ये लगभग पास में, तो इसलिए आप क्या उत्तर टिक करेंगे? 33.5%। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन आपका हो जाएगा 33.5% इनके हिसाब से। नहीं, वैसे कायदे से कितनी रहती है? 35%। ठीक है। अब देखिए, राइजोबियम एक जीवाणु है। इसने विद्यार्थी ने फिर गलत कर दिया, परजीवी नहीं होता है। वो क्या होता है? राइजोबियम एक जीवाणु है। कौन सा जीवाणु होता है? सहजीवी जीवाणु, क्योंकि ये क्या करता है? पौधों से आश्रय लेता है, पौधों में इसको आवास मिलता है, बदले में पौधों को भोजन उपलब्ध कराता है, पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। दलहनी वर्ग की फसलों की जड़ों में जो पाया जाता है राइजोबियम, पौधों से आश्रय लेता है, बदला में उन्हें भोजन उपलब्ध कराता है, नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। ठीक है। पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्वों की संख्या हम सभी जानते हैं, NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो इस प्रकार से कुल कितने पोषक तत्व हुए? 6। ठीक है। अब देखिए, अब आपका आता है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियों में देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रकाश प्रपंच। प्रकाश प्रपंच क्या है? कीटों को पकड़ने की एक विधि है। कीटों को पकड़ने की एक विधि, तो इसे अपन क्या कहेंगे? प्रकाश प्रपंच को कीट नियंत्रक। कीट नियंत्रक आपका हो गया। ठीक है। अब देखिए 2,4-D। 2,4-D क्या? हम सभी जानते हैं 2,4-D एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए एक रसायन है। 2,4-D मानिए क्या करता है? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करता है। थायरम। थायरम हम सभी जानते हैं। थायरम क्या रहता है? बीजोपचार। एग्रोसनजियोन, थायरम, ये सब 0.25% के रूप में इनका उपयोग बीजोपचार के रूप में किया जाता है। देखिए गंधक चूर्ण। गंधक चूर्ण या सल्फर पाउडर, ये क्या काम करता है? चूर्णिल आसिता नामक रोग में इसका नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। चूर्णिल आसिता रोग के नियंत्रण में गंधक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए धूम्रक विष, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। धूम्रक विष क्या होते हैं? ये रहता है मिथाइल ब्रोमाइड, इसका अपन धूम्रण करते हैं। अब बचता है आपका प्राकृतिक कीटनाशी। प्राकृतिक कीटनाशी होता है आपका निकोटीन। और लास्ट में आपका बचता है टिक्का रोग। टिक्का रोग क्या हो जाएगा आपका? मूंगफली। आप सभी जानते हैं टिक्का रोग जो रहता है वो मूंगफली का एक महत्वपूर्ण रोग है। टिक्का रोग मूंगफली का एक महत्वपूर्ण रोग है, जो कि ज्योति किस्म में कम लगता है। ज्योति एक किस्म होती है इसकी, किसकी? मूंगफली की, उसमें टिक्का रोग कम लगता है। कभी पूछे कि टिक्का रोग रोधी किस्म कौन सी है मूंगफली की, तो आप उसमें बता सकते हैं कि ज्योति किस्म है। ठीक है। अच्छा, पूछे अगर कि ज़्यादा किस्म लगता है मूंगफली में टिक्का रोग, कौन सी किस्म में ज़्यादा लगता है, तो वो मूंगफली की होती है M13, जिसमें टिक्का रोग ज़्यादा लगता है। ठीक है। और सबसे कम किस्म लगता है ज्योति किस्म में। फिर लोग बात क्यों बोलते हैं M13 को, जिसमें कि टिक्का रोग ज़्यादा लगता है? तो उसमें क्या रहता है? मूंगफली की M13 जो किस्म है उसमें लगभग 53% तेल पाया जाता है, यानी कि वसा पाया जाता है। अब देखिए, अच्छा पेपर या मैं थोड़ा हिल डुल रहा हूँ, आपको थोड़ा ये असुविधाजनक लगता होगा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अब देखिए आपका आता है लास्ट में, एक बात में उत्तर दीजिए। नीम की निबोली, हमारा नीम का जो बीज रहता है जिसे हम निबोरी कहते हैं, जो बरसात में मुख्य रूप से आता है। नीम की निबोली का उपयोग फसलों में किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग एक प्रकार से कीट नियंत्रण में किया जाता है। इसे भी अपन एक जैविक कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नीम की निबोली का बायो पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नीम की निबोली। फिर हो जाएगा झोंका रोग, किस फसल में लगता है? आप रुकिए एक मिनट, में इसमें पहले लिख देता हूँ इनके सामने, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए अब इसमें आप देखेंगे क्या, हम थे अभी यहाँ पर, हम देख रहे थे नीम की निबोली या नीम के बीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? फसलों में कीटनाशक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए धान, झोंका रोग किस फसल में लगता है? तो हम सभी जानते हैं झोंका रोग धान का एक महत्वपूर्ण रोग है, तो वो किस में लगता है? झोंका रोग धान में लगता है। ठीक है। अब देखिए आप, सोयाबीन की खेती के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त रहती है? तो वो रहती है दोमट, मटियार दोमट, या फिर आपकी जो काली मृदा है वो भी धान की खेती, सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त रहती है।
काली मृदा धान के लिए भी ठीक रहती है, काली मृदा सोयाबीन के लिए भी ठीक रहती है और काली मृदा कपास के लिए भी ठीक रहती है। ठीक है, अब देखिए सोयाबीन की खेती के लिए क्या हो गया, मटियार दोमट। अरहर का वैज्ञानिक नाम तथा कुल लिखिए, अरहर का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो वो क्या रहता है, कैजेनस गजान, और कुल रहता है उसका लेग्यूमिनेसी। जगह कम थी, थोड़ा अशुद्ध लिख दिया है, लेकिन वो क्या रहता है, लेग्यूमिनेसी। अब देखिए आप, गन्ने की अंधी गुड़ाई क्या रहती है। अंधी गुड़ाई से तात्पर्य क्या रहता है, आपने गन्ने की बुवाई कर दी और गन्ने की बुवाई के बाद अगर पानी गिर गया तो फसल पे पपड़ी पड़ जाती है। पपड़ी जैसे अपन क्या बोलते हैं, पट अगर पड़ जाती है तो गन्ने की जो कोमल खलियाँ रहती हैं वो ऊपर नहीं निकलने पाती। तब आप क्या करते हैं, आपको मालूम तो है नहीं कि गन्ने में मतलब भूमि में नीचे कहाँ पर गन्ने का अंकुरण हो रहा है। तब आप क्या करेंगे, उसमें गुड़ाई करेंगे, लेकिन आपको नीचे नहीं दिखाई देगा। तो ऐसी गुड़ाई को क्या बोलते हैं, अंधी गुड़ाई। माने आप इसे एक लाइन में बोल सकते हैं, पपड़ी तोड़ना। फिर देखिए चने की फसल का उपयुक्त समय क्या रहता है। चने की फसल की बुवाई का उपयुक्त समय, तो वो समय रहता है अक्टूबर का महीना, और उसमें भी पहले से लेकर के तीसरा सप्ताह है। पहले से तीसरा सप्ताह चने की बुवाई के लिए ठीक रहता है। एक आता है आखिरी में आपका जहरीले मशरूम से क्या तात्पर्य है। तो जहरीले मशरूम को अपन बोलते हैं एमेनेटा, माने इसे खाना नहीं चाहिए। एमेनेटा को खाना नहीं चाहिए। ये कैसे रहते हैं, एमेनेटा। इन्हें अपन अनचाहे मशरूम नहीं बोलेंगे, अनचाहे मशरूम को इंक कैपस बोलते हैं, और जहरीले मशरूम को क्या बोलते हैं, एमेनेटा। और देखिए बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं, भूमिगत जल निकास की 4 विधियाँ अथवा जल निकास की परिभाषा, ये आप मेरे दूसरी वीडियो में देख लेंगे, और मेरे जो वीडियो हैं लॉन्ग वीडियो उसमें आप इसे देख लेंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, जल निकास की परिभाषा। मैंने जो सबसे पहली वीडियो जो बनाई थी वो यही बनाई थी, जल निकास की परिभाषा। तो आशा करता हूँ आपको पेपर ठीक से समझ में आया होगा, और आप आगे के पेपर के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय हिंद।